अदालत में गोली चलाने पर मजबूर हुई ये बेबस माँ एक नाकाम सिस्टम की कहानी बयां करती है। वो सिस्टम जहां अपराधियों के लिए एक से पैसेज तैयार होता है बचकर निकल जाने के लिए। कुछ ऐसा ही इन दिनों कोलकाता में भी हो रहा है। एक ब्रूटल मर्डर को पहले सुसाइड बताया जाता है। एक माँ अपनी बच्ची के बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के आगे गिड़गिड़ाती है। एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह, एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और जब इंसाफ की बात होती है तो असली कातिलों को बचाकर संजय रॉय जैसे मुहरे को आगे परोस दिया जाता है। फिर इस नाकाम सिस्टम के आगे इंसाफ की उम्मीद अदालत की एक तारीख पर होती है और उस तारीख पर भी वकील मुजरिम को अपने दलील से बचाकर ले जाते हैं। ऐसे में इंसाफ के आगे बेबस माँ बाप टूट जाते हैं। निर्भया केस की तरह सालों साल न्याय की उम्मीद में बीत जाता है, या फिर वो होता है जो आपने कहानी के शुरुआत में देखा, इंतकाम एक माँ का, जिसने भरी अदालत में जज और पुलिस के सामने अपनी बेटी के अपराधी को मौत के घाट उतार दिया। तो कैसे एक नाकाम सिस्टम ने एक माँ को हत्यारिन बना दिया, वो कहानी आप एकदम सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। तो ये कहानी आज से करीब 4 दशक पुरानी वेस्ट जर्मनी में रहने वाली मैरियन बाकमायर की है। रोज की तरह मैरियन 7 मई 1980 को भी वापस शाम को अपने घर लौटती है और आते ही अपनी 7 साल की प्यारी सी बच्ची एना को आवाज़ लगाती है, लेकिन एना घर में कहीं भी नहीं होती है। एना को अक्सर ही अपने माँ के गैर मौजूदगी में घर पर अकेले ही रहना होता था। तो अक्सर ऐसे में एना क्या करती थी, खेलने के लिए पड़ोस में चली जाती थी और शाम होते ही वापस घर भी लौट आती थी। लेकिन उस शाम ऐसा नहीं हुआ। वो घर से निकली तो पर देर रात होने के बाद भी वापस नहीं लौटी। मैरियन उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है, पर एना आस पड़ोस में कहीं भी नहीं मिलती है। फिर अंत में जाकर वो पुलिस के पास पहुंचती है, उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है, इस उम्मीद में कि पुलिस वाले उसे ढूंढ ही लेंगे। उस एना को जिसे मैरियन जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि बहुत कम उम्र में मैरियन पहले ही अपने गरीबी के कारण ना अपने 2 बच्चे को खो चुकी थी। इसलिए अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एना भी उससे दूर हो जाए, जिसे वो अकेले ही दिन रात मेहनत करके पाल रही थी। लेकिन इस वक्त एना को सही सलामत ढूंढ कर लाने के लिए मैरियन हर तरीके से पुलिस के ऊपर डिपेंड थी। इधर पुलिस की ढीली ढाली खोजबीन चल रही थी और तभी एक दिन एक आदमी पुलिस के पास पहुंचता है और शक जताता है अपना कि उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो एना को गायब करने के पीछे उसके ही पड़ोसी क्लॉस गैब्रोस्की का हाथ है। वो इसलिए क्योंकि वो एक हिस्ट्री सीटर था। लड़कियों के साथ क्राइम करने के कई मामले उस पर पहले भी चल चुके हैं। पुलिस के ऊपर एना को ढूंढने का काफ़ी प्रेशर था, तो उन्होंने गैब्रोस्की से पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें उसके हरकतों को देखकर पुलिस का शक और भी गहरा गया। जिस तरह से वो बात कर रहा था वो बहुत ही अजीब था। फिर आगे जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो मैरियन के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि गैब्रोस्की ने मैरियन की फूल जैसी 7 साल की बच्ची एना के साथ रेप किया और फिर उसे मारकर पास के नहर में ठिकाने लगा देता है। पुलिस के सामने गैब्रोस्की के कबूलनामे ने एक ही झटके में मैरियन की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, उसके जीने की उम्मीद ही खत्म कर दी। हालांकि पुलिस ने गैब्रोस्की को गिरफ्तार कर लिया था और रोज ही एना के रेप और मर्डर को लेकर अदालत में तारीख लगती और रोज ही सुनवाई होती, और उस सुनवाई में मैरियन किसी लाश की तरह इंसाफ की उम्मीद में अदालत में खड़ी रहती थी कि किसी दिन तो जज साहब अपने कानून का हथौड़ा चलाएंगे और कहेंगे कि एना के साथ हैवानियत करने वाले को फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाती है। लेकिन कोर्ट में गैब्रोस्की का वकील कानून का दांव पेच ऐसे खेलता है कि सज़ा तो छोड़िए, नौबत ये आने लगती है कि ऐसा लगने लगा था कि एना का अपराधी छूट जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मामले में गैब्रोस्की पहले भी कानून के लपेटे में आ चुका था
और तब सज़ा से बचने के लिए उसने मेडिकली खुद को नपुंसक बना लिया और वो सज़ा से बच गया। ऐना के मामले में भी उसने यही तरकीब खेला। पुलिस के सामने तो उसने सब कुछ कबूल लिया, लेकिन अदालत के अंदर वो उल्टा 7 साल की बच्ची पर ही आरोप लगाने लगा कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उससे पैसे ऐंठ रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर ऐना का कत्ल कर दिया। अदालत के अंदर गैब्रोस्की का वकील भी उसे पागल बनाने की चाल चलने लगा ताकि ऐना के रेप और कत्ल के मामले में भी वो फिर से बच जाए सजा से, जैसा वो पहले के केस में भी कर चुका था। सिस्टम के साथ खेल चुका था वो अपराधी। आगे उसके वकील ने अदालत में ये दावा कर दिया कि नपुंसक बनने के प्रोसीजर के चलते गैब्रोस्की का हार्मोन संतुलन जो है ना वो बिगड़ गया है। इसी चलते उसे गुस्से का भयंकर दौरे पड़ते हैं और इसी मेडिकल कंडीशन के वजह से ही ऐना के साथ भी ऐसा हो गया। मीडिया में भी ये बात चलने लगी कि ऐना का कातिल इस बार भी बच जाएगा। गैब्रोस्की के वकील के दलील का जज पर भी असर हो रहा था। मरियम को तो ऐसा लगने लगा था कि उसके बेटी के कातिल को यूं ही सिस्टम के नाकामी की वजह से छोड़ दिया जाएगा और कल को गैब्रोस्की आज़ाद होकर किसी और ऐना को अपना शिकार बना लेगा। न्याय से उसका उम्मीद खत्म होने लगा था। फिर ऐना के मौत के करीब 10 महीने बाद आया 6 मार्च 1981 की तारीख। आज एक बार फिर से अदालत में ऐना की केस की सुनवाई हो रही थी। गैब्रोस्की कटघरे में खड़ा था और उसका वकील उसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आज भी मरियम खड़ी थी, लेकिन अब उसे नाकाम सिस्टम से न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वो आज अपना इंतकाम लेकर इंसाफ लेने आई थी खुद से। तो उस रोज कोर्ट में लंच ब्रेक के बाद जब सुनवाई दोबारा से शुरू हो रही थी, तब मरियम ने अपने पर्स से .22 कैलिबर की बेरेटा पिस्टल निकाली और कटघरे में खड़े गैब्रोस्की को गोली मार दी। मरियम के मन में गुस्सा इतना था, इस कदर था कि वो एक गोली पर नहीं रुकी, बल्कि भरे अदालत में जज और पुलिस के सामने 8 की 8 गोलियां गैब्रोस्की के सीने में उतार देती है ताकि उसके बचने की कोई उम्मीद ही न रहे। और फिर उसकी लाश को मरियम नफरत भरी नजर से देखती है और कहती है, सुअर तू यही डिजर्व करता था। और कुछ इस तरह एक नाकाम सिस्टम ने एक माँ को हत्यारिन बना दिया। लेकिन लोगों के लिए मरियम गैब्रोस्की की हत्या करने के बाद हीरो बन गई थी। हर तरफ उसके ही चर्चे थे। साथ ही लोगों में ये गुस्सा भी था कि आखिर मरियम को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसे रिहा कर देना चाहिए। हजारों लोगों ने उसके रिहाई के लिए लेटर भी लिखे, लेकिन कानून के नज़र में मरियम अब कातिल बन चुकी थी, जिसे सज़ा बहुत जल्दी मिल गई। हालांकि रियायत भी बढ़ती गई, उसे सिर्फ 6 साल की सज़ा सुनाई गई। उसमें भी 3 साल की सज़ा पूरा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। आगे चलकर मरियम की यह कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि उसने अपनी बेटी के रेपिस्ट और मर्डर से बदला खुद लिया, अदालत के अंदर गोलियां चलाकर, कि उस पर आगे चलकर नाटक बने, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म भी। उसी फिल्म में से एक फिल्म का वो सीन है जिसे आपने कहानी के शुरू होने वक्त देखा था। इन दिनों कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में भी जिस तरह से जांच को लेकर मजाक चल रहा है और ख़ास करके लड़की के परिवार वालों को जो झेलना पड़ रहा है ना, ऐसे में फिल्म का ये सीन भी खूब वायरल हो रहा है कि न्याय सिस्टम से नहीं मिले तो मजबूरन लोगों को न्याय से हार कर ये कदम भी उठाना होगा। हालांकि कानून अपने हाथ में लेना समझदारी कहीं से भी नहीं है। कानून पे भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ये और बेहतर हो, और जो सिस्टम को इस सब चीज़ को चला रहे हैं उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सिस्टम सच में बदले, क्योंकि भारत ऐसा देश बन गया है जहां हर घंटे कई रेप के मामले सामने आते हैं। ऐसे में ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट ज़रूर करें। कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें। साथ ही साथ मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।